हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का इंग्लिश का लेसन टू आज हम पढ़ने वाले हैं। और लेसन का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। बुक है आपकी फ्लैमिंगो इंग्लिश की पूरी हिंदी समरी आज की अपनी इस वीडियो में देखेंगे। लॉस्ट स्प्रिंग में क्या है, दो बच्चों की कहानी है इसमें, और वो जो दो बच्चे हैं उनके साथ क्या क्या घटित होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आई होप अपने एग्जाम की आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर इस तरह की और वीडियोस आपको लगातार प्रोवाइड करवाते रहेंगे। चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा ट्विटर लिंक है, इंस्टाग्राम लिंक है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक लिंक है ये मेरा, और ये एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं इस चीज को। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में दो बच्चों की कहानी है, दो अलग अलग स्टोरी है। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का नाम है, बाय अनीश जंग के द्वारा ये लिखी गई है। अनीश जंग जो है एक फेमस स्टोरी राइटर थे, जो उत्तर डेस्टिनेशंस ऑफ रैग पिकर्स होते हैं जो कबाड़ा वगैरह चुनते हैं, उनकी दुर्दशा के बारे में इन्होंने लिखा है। रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी एंड बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाले ऑफ फिरोजाबाद। दो जगह की कहानी है, एक सीमापुरी की कहानी है और एक फिरोजाबाद की कहानी है। सीमापुरी में एक रैग पिकर्स बच्चे की कहानी है, और दूसरी जो कहानी है वो बैंगल मेकर्स की कहानी है। काफी सेंसिटाइज है ये रीडर्स के लिए, स्टेप फॉरवर्ड है। सेव और स्प्रिंग, बचपन को बचाना जरूरी होता है, इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है। ब्यूटीफुल ह्यूमन लाइफ है, और हमें कई सारे बच्चों को जो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं उन सारी अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए, और उनके सपनों को भी देखना चाहिए। ये सारी चीजें इस चैप्टर में। अगर हम बात करें पॉइंट्स टू रिमेंबर में, तो सबसे पहली जो कहानी है वो किसकी है, साहिब आलम की है। साहिब आलम, है ना। और ये जो इसका नेम है, इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, बट ऑन्स लिविंग बाय रैग पिकिंग। पर ये कबाड़ा चुनकर पैसा कमाता है। लिव्स इन सीमापुरी, दिल्ली के बॉर्डर पे एक जगह है सीमापुरी, वहां पर रहता है। एंड वॉक्स बेयर फुट, ये बिना चप्पलों के बिना जूते के चल रहा है, इसके पास जूता नहीं है, तो उसी से रिलेटेड ये पूरी कहानी है। दूसरी अगर हम बात करें लिविंग कंडीशंस की सीमापुरी की, तो ये एक आउटस्कर्ट्स एरिया है दिल्ली में, और 8 माइल्स अवे फ्रॉम इट, कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। होम ऑफ 10,000 रैक पिकर्स, लगभग 10,000 रैक पिकर्स, कबाड़ा चुनने वाले लोग वहां रहते हैं। मेक देयर लिविंग बाय रैक पिकिंग, कबाड़ा चुन कर ही वो अपना पैसा कमाते हैं और फूड और सरवाइव कर पा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट देन एन आइडेंटिटी। उनके लिए खाना और सरवाइव करना वो काफी जरूरी है उनकी आइडेंटिटी से। उनके पास आइडेंटिटी नहीं है कुछ भी, पर वो गार्बेज सेल करते हैं। गार्बेज उनके लिए, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज उनके लिए सोना है। क्यों? क्योंकि उससे वो अपना जीवन जी पा रहे हैं। दूसरे बच्चे की जो कहानी है वो है मुकेश, और ये मुकेश जो है एक बैंगल मेकर है फिरोजाबाद का, जो काफी हाई टेम्परेचर में काम कर रहा है। काफी हजार्डियस वर्किंग कंडीशंस है, कंडीशंस काम करने की बिल्कुल भी नहीं है वहां पर फिर भी वो काम कर रहे हैं। इसका सपना है कि एक मोटर मैकेनिक बनेगा, पर वांट्स टू ब्रेक द लाइनेज। पर ये चाहता है कि इस सिचुएशन को ये हटाकर अपने जो फैमिली बिजनेस है इनका, बैंगल्स मेकर का, उसको छोड़कर ये एक अच्छी लाइफ जिए, एक अच्छी लाइफ में काम करे। मुकेश जो है इस तरीके से चीजें करता है। अगर हम हजार्डियस ऑफ वर्किंग कंडीशंस की बात करें ग्लास बैंगल्स फैक्ट्री की, तो काफी हाई टेम्परेचर में यहाँ काम करना पड़ता है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, हॉट फर्नेस, गर्मी सी रहती है इनके पूरे एरिया में। बॉयज एंड गर्ल्स, लड़का और लड़की दोनों ही यहाँ पर काम किए जाते हैं उनके पेरेंट्स के द्वारा। काफी डिम लाइट में काम करना पड़ता है, फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स में काम करना पड़ता है।
आइस को काफी एडजस्ट करना पड़ता है, डार्क देन लाइट, काफी कम रोशनी होती है वहां पर। डस्ट वगैरह जो है पॉलिशिंग बैंगल्स के, वो इनके आंखों को इफेक्ट करते हैं, स्किन को और हेल्थ को एक्सप्लॉइट करते हैं। मनी लेंडर्स इन्हें, पुलिस भी परेशान करती है, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, ये सब इनको परेशान करते हैं। फियर ऑफ बीइंग इल ट्रीटेड बाय पुलिस, ये डरते हैं पुलिस से, क्योंकि पुलिस इन्हें बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव करती है इनके साथ। लिव इन ए स्टेट ऑफ इंटेंस पॉवर्टी, ये एक ऐसे स्टेट में रह रहे हैं जहाँ पर गरीबी काफी ज्यादा है। लिव इन स्टिंकली लेंस, और पूरी लाइन में ही गरीबी है। ओवर क्राउडेड प्लेसेस विद ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। ये सारी चीजें, अगर हम स्टोरी की शुरुआत करें तो जो पहली स्टोरी है वो ये है आपकी साहिब आलम की। और इसमें जो राइटर है वो पूछता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। मैं साहब से पूछता हूँ क्योंकि हर सुबह वो मुझे पड़ोस के कचरे के ढेर में से उसे सोने की छानबीन करते हुए देखता हूँ। कई तूफान मेरे मन में हो रहे होते हैं, खेतों और घरों को बहा ले गए। ये सारी चीजें उसने बताई। जब राइटर ने उनसे पूछा कि आप क्यों कचरे के ढेर से इतनी सारी चीजें ढूंढते हो, तो साहिब आलम बताता है कि कई तूफान थे, कई सारे तूफान आए थे जो मेरे खेतों को और मेरे घरों को बहा ले गए। मेरी माँ ने मुझे ये बताया है, और यही कारण है कि हमने अपना घर छोड़ दिया और बड़े शहर आ गए सोने की तलाश में। जहाँ अब हम रहते हैं यहीं पर हम हमेशा से रह रहे हैं। हर सुबह लेखक जो एक रैग पिकर लड़के को देखता है जो घर के पास ही कूड़े के ढेर पर आता है और उसमें सोना खोजता है। लेखक का कहना है कि विडंबनापूर्ण रूप से वो गोल्ड की खोज कर रहा है, जबकि वो एक कचरा है, डंप है, बेकार चीज है। वहां पर चीजों को फेंका जाता है, फिर भी वो उसे बहुत ही ध्यान से हिलाता है, ढूंढता है, उसमें गोल्ड के रूप में कुछ कीमती मिलेगा ऐसा वो उसे ढूंढता है। लड़के का नाम साहेब है। ढाका में उसका हरा भरा खेत हुआ करता था। उन्होंने कई साल पहले उनके घर को, अपने घर को उन्होंने छोड़ दिया और अब उन्हें याद भी नहीं है। उनकी माँ ने उन्हें बताया था कि कई तूफान वगैरह आए थे, उनके घरों को और खेतों को नष्ट कर गए, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया और सोने की तलाश में शहर शिफ्ट हो गए। लेखक फिर बताता है कि बड़े शहर में सोने की तलाश, यहाँ सोना कुछ कीमती चीजों को संदर्भित करता है जो उनके गृहनगर में उपलब्ध नहीं थी। सोने से यहाँ पर मतलब है बच्चों के लिए जूते, पैसे, बैग आदि चीजें, भोजन, कपड़े, आश्रय और उनके माता पिता के जीवित रहने के साधन, ये सारे सोने को इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर कवि इन सभी चीजों को सोने के साथ इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर बताता है कि लड़का कचरा डंप में ऐसी चीजें खोजता है। एक दिन लेखक ने साहब से सवाल कर दिया, उससे पूछ लिया कि कचरे के माध्यम से किनारा करने का कारण उनसे पूछते हैं। साहिब लेखक को बताता है कि उनके पास कचरा उठाने के अलावा और कोई काम नहीं है। मतलब लेखक उनसे कहता है कि कचरा उठाने के अलावा कोई और काम करो, तो साहिब कहता है लेखक को जवाब देते हुए कि कचरा उठाने के अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं है। लेखक का सुझाव होता है, लेखक उससे कहता है कि उसे स्कूल जाना चाहिए, उसे स्कूल जाना चाहिए। उसे पता चलता है कि उसकी सलाह गरीब लड़के के लिए व्यर्थ है। यहाँ पर प्रयास तो करता है, पर लेखक को भी पता है कि ये स्कूल नहीं जा सकता। साहिब जवाब देता है कि जहां वो रहता है उस क्षेत्र में कोई भी स्कूल नहीं जाता, सभी लोग यही काम करते हैं। वह उसे आश्वासन देता है कि जब ये बड़ा होगा तो स्कूल जाएगा। साहिब लेखक को बताता है। लेखक उससे मजाक में पूछता है कि अगर उसने एक स्कूल खोला तो क्या वह उसमें भाग लेगा। साहिब कहता है कि वह स्कूल के, लेखक के स्कूल में शामिल हो जाएगा, और कुछ दिनों बाद जब वह उनसे पूछने के लिए दौड़ता है कि क्या उनका स्कूल तैयार हो गया है, तब लेखक बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि लेखक ने सिर्फ ऐसे ही बोल दिया था कि वो स्कूल बनाएगा। तो वो कहता है, झूठा वादा करता है, वो उसे शर्म महसूस होती है लेखक को। उसने सिर्फ मजाक के रूप में ही कहा था लेखक, पर लेखक को नहीं पता था कि साहिब इतना सीरियस हो जाएगा। स्कूल खोलने का उसने कभी इरादा ही नहीं किया था, उसे खुद पर शर्म महसूस हो, पर साहिब को कोई दुख नहीं होता, क्योंकि साहिब को ऐसे झूठे वादों की आदत हो जाती है। वो खाली दुनिया में बड़ी संख्या में मौजूद है।
अपने चारों ओर वो हर किसी से ऐसे झूठे वादों से घिरा हुआ है, दुनिया खाली है पूरी की पूरी। साहिब से किया गया कोई भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। लेखक साहिब को कुछ महीनों से जानता है, जब वो उनसे उनका नाम पूछता है तो वो जवाब देता है जैसे वो घोषणा कर रहे थे कि उनका नाम साहिब आलम है। वो लड़का अपना नाम बताता है और उसका नाम था साहिब आलम। लड़का सोचता है कि लड़के को उसके नाम का मतलब नहीं पता था। लेखक सोचता है कि तुम्हारा, और उसे वो पूछता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। अगर उसे पता चल जाए उसके नाम का मतलब था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, वो इस पर विश्वास नहीं कर पाएगा। लेखक ये सारा कुछ सोच रहा है। उसका नाम उनके जीवन के विपरीत था। वे दोस्तों के एक समूह के साथ सड़कों पर घूम रहा था। वह उन लड़कों की फौज की तरह था जो कोई फुटवियर नहीं पहनते थे। उनके पास चप्पल जूते वगैरह नहीं थे। वे सुबह सुबह पक्षियों की तरह दिखाई देते थे और दोपहर तक गायब हो जाते थे। लेखक उन सभी को पहचान सकता था। पिछले कुछ महीनों से वो उन्हें देख रहा था। लेखक उनसे एक सवाल पूछता है, और उसने कोई जूता क्यों नहीं पहना है। लड़का जवाब देता है कि उसकी माँ ने उन्हें सेल्फ से नीचे नहीं उतारा। जब वे उसकी पहुंच से परे थे उसने उन्हें नहीं पहना। एक अन्य लड़का जो प्रत्येक पैर में एक अलग जूता पहने हुआ था, उससे पूछा जाता है तो उसकी माँ ने उसे जूते दिए थे तो भी वो उसे फेंक देता। क्यों? उसका मतलब था कि लड़का फुटवियर नहीं पहन रहा था क्योंकि वो एक नहीं पहनना चाहता, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही जूता है, यानी एक ही जूते को वो पहनना चाहता है। लेखक ने दूसरे लड़के से प्रत्येक पैर में एक अलग जूता पहनने का कारण पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, अपने पैरों को हिला दिया, और क्योंकि उसने अपने जूते को छिपाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा था। तीसरे लड़के ने जूते की एक जोड़ी पाने के लिए वो उत्सुक था, क्योंकि उसके पास जीवन भर कोई भी स्वामित्व नहीं था, उसके पास अपना जूता नहीं था। लेखक इन लड़कियों की स्थिति को उजागर करने के लिए जूते का उदाहरण देता है, और वो कहता है कि वे ऐसी कीमती चीजों की तलाश में कचरा डंप में खोदते हैं। वे आगे बताता है कि वो देश भर में यात्रा करती थी तो उसने कई बच्चों को शहरों के साथ साथ गांव में भी नंगे पैर चलते हुए देखा है। बच्चे काफी सारी बड़ी तादाद में नंगे पैर घूमते हैं। उत्तर दिया उन्होंने कि जूते खरीदने के लिए पैसे की कमी के कारण नंगे पांव नहीं थे, लेकिन नंगे पैर होना उनके लिए एक परंपरा सी बन गई थी। लेखक काफी आश्चर्यचकित होता है और निष्कर्ष निकालता है कि एक परंपरा होने का कारण इस तथ्य को छिपाना है, केवल एक बहाना है कि ये गरीब है और ये जूते नहीं खरीद सकते, ये सिर्फ एक बहाना है। लेखक एक आदमी द्वारा उसे बताई गई कहानी सुनाता है। ओडीपी कर्नाटक का एक शहर है, वहां पर ओडीपी के एक आदमी ने उसे एक कहानी सुनाई थी। जब वो छोटा लड़का था तो वो अपने स्कूल जाता था। रास्ते में वे एक मंदिर पार करता था। उसके पिता एक पुजारी के रूप में काम करते थे। वे मंदिर में रुकता था, भगवान से प्रार्थना करता था और एक जोड़ी जूते भेंट करने की बात करता था। 30 साल बाद लेखक ने शहर और मंदिर का दौरा किया। अब जगह लगभग खाली हो चुकी थी। नया पुजारी मंदिर के पिछवाड़े में ही रहता था। लाल और सफेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियों को वहां रखा गया था। एक जवान लड़का दौड़ता हुआ आता है और उन्होंने ग्रे रंग की स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी है, मोजे जूते पहने हुए हैं। उसके कंधे पर एक स्कूल बैग लटका हुआ था। उसने उसे बिस्तर पर फेंक दिया और भाग गया। लेखक कहना चाहता है कि पिछले 30 वर्षों में मंदिर में पुजारी की वित्तीय स्थिति में सुधार हो गया है। यानी वो बताता है कि जब मेरे पिताजी पुजारी थे तब मेरे पास जूते नहीं थे, पर आज जो पुजारी है उसके बच्चे के पास सभी कुछ है लगभग। वह फिर वो निश्चित करता है कि वह इस बच्चे के लिए जूते खरीद सकते हैं। उसे एक और लड़का याद दिलाया जाता है जिसे एक जोड़ी जूते मिले थे। उन्होंने देवी से प्रार्थना की कि उनके पास जो जूते हैं उन्हें वो कभी ना खोए। देवी ने अपनी प्रार्थना मंजूर कर ली क्योंकि लड़के ने कभी भी अपने जूते नहीं खोए। इससे हमें पता चलता है कि वंचितों को हर चीज का मूल्य पता होता है। लेखक उस क्षेत्र का वर्णन करता है। एक कचरा बीनने वाला लड़का है। सीमापुरी दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित देश की राजधानी से बहुत अलग थी। 1971 में जब ये कचरा बीनने वाले बांग्लादेश से आए थे तब ये इलाका पूरा का पूरा बंजर भूमि था। सीमापुरी अभी भी एक बंजर ही भूमि थी, और लेकिन अब ये खाली नहीं थी। लगभग 10,000 कचरा बीनने वाले लोग यहाँ पर रहते थे।
वो लोग अपनी पतली पतली चादरों में रहते थे, तिरपाल की प्लास्टिक की वो छतें थी उनकी। सीमापुरी में कोई सीवेज, ड्रेनेज, रनिंग वाटर ये सब की फैसिलिटीज नहीं है। ये एक पूरा अस्वच्छ इलाका है, यहाँ पर जंगल ही जंगल है, कचरा ही कचरा है। ये बंजर भूमि का एक टुकड़ा है जहाँ शहर का कचरा एकत्रित किया जाता है। ये लोग यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं। रैग पिकर्स पिछले 30 सालों से सीमापुरी में अवैध रूप से रह रहे हैं। उन्हें यहाँ सरकार की अनुमति या स्वामित्व के बिना इस क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। क्षेत्र के राजनेताओं ने उन्हें राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र प्रदान किए हैं। उन्हें इन राशन कार्ड के माध्यम से अपने परिवार के लिए किराने का सामान मिल जाता है और बदले में वो राजनेता को वोट दे देते हैं जिन्होंने उनकी मदद की थी। लेखिका यहाँ पर फटी साड़ी पहनने वाली महिलाओं के एक समूह से पूछती है कि ढाका में अपने घरों को क्यों छोड़ आई, तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके परिवार को संतुष्ट करने में वो सक्षम नहीं थे और रात को अच्छी तरह यहाँ पर सोते हैं, तो वे ढाका में अपने खेतों की तुलना में सीमापुरी में रहना पसंद करते हैं। ये लोग भोजन की तलाश में यात्रा करते हैं, जहाँ कहीं भी इन्हें भोजन मिलता है वहां रह जाते हैं, वहीं रहने लगते हैं, वहां बच्चे बढ़ते रहते हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपने माता पिता के जीवन के साधनों को मदद करना चालू कर दिया है। सीमापुरी में रहने वाले अधिकतर लोग जो है कचरा उठाने का काम ही करते हैं, कई वर्षों से वो काम कर रहे हैं और इसी तरह से कचरा उठाने में वो ट्रेंड हो गए हैं। उन्होंने इसे काफी अच्छा बना दिया और कचरा बीनना उन्हें सोने जैसा कीमती लगने लगा है। इन परिवारों ने कचरे के ढेरों की तलाशी ले रखी है, उन चीजों को प्राप्त करते हैं, उन्होंने वहां से अपने भोजन के लिए वो बेचते हैं, फटे हुए क्षतिग्रस्त चादरों को इकट्ठा करते हैं और उनका उपयोग घर की छतों के लिए भी वो करते हैं। अच्छी तरह से कवर नहीं कर पाते पर फिर भी जो सिक्योरिटी वो दे सकते हैं दे देते हैं। बच्चों के लिए कचरा डंप अस्तित्व के साधन से काफी ज्यादा अधिक है। साहब ये बताता है कि वो काफी खुश हैं क्योंकि कभी कभी 1 रुपया भी उनसे मिल जाता है और 10 रुपए का नोट भी। अक्सर कचरा डंप में एक चांदी का सिक्का भी पाया जाता है। उसे अधिक खोजने की उम्मीद है, वो उन्हें खोजते रहते हैं। कचरा डंप उनके सपनों को पूरा करने का एक साधन है, पर माता पिता के लिए मूल बातें हैं भोजन, कपड़े और आश्रय। इन सभी को प्रदान करने का साधन है कचरा। सर्दियों की सुबह लेखक ने साहिब को एक क्लब की बाड़ में खड़ा देखा। वह 2 युवकों द्वारा खेला जा रहा एक खेल देख रहा था, टेनिस खेल। दोनों लोग टेनिस खेल रहे थे। साहिब को खेल पसंद था लेकिन वह खेल नहीं सका। उन्होंने लेखक को बताया कि वो क्लब के अंदर गया, जब ये बंद हो जाएगा उन्हें वहां के गार्ड द्वारा झूले लेने की अनुमति दी गई थी। लेखक ने देखा कि साहिब भी टेनिस के जूते पहना हुआ है। वे उसकी पोशाक के साथ अच्छे नहीं लग रहे हैं, पर जो पहना है वो काफी फीका है। उसने लेखक को खुद सही ठहराने की कोशिश में बताया कि किसी ने उसे जूते दिए हैं। हालांकि उसे वो जूते जो हैं कचरे के ढेर में मिले हैं, जैसे एक अमीर परिवार का लड़का फेंक कर गया था और अब वो नहीं पहनना चाहता है, इसलिए उसने फेंक दिए हैं क्योंकि उसमें एक छेद हो गया है जिस कारण वो उसे पहनना नहीं चाहता। इसके विपरीत साहिब इस बात से परेशान नहीं है, उसे कोई समस्या नहीं है। वो इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकता, वो नंगे पैर चलेगा, पर एक छेद वाले जूते के साथ वो पहनना पसंद करता है। सपने जैसा है उसके लिए ये भी। कचरे के ढेर के कारण साहिब के जूते पहनने का सपना अब कुछ पूरा हो चुका है, लेकिन टेनिस खेलने की इच्छा उसकी कभी पूरी नहीं हुई। एक सुबह लेखक साहिब से मिलता है जो दूध के बूथ पर जा रहे थे। वे स्टील का कंटेनर पकड़ा हुआ था और उसने बताया कि उसे पास के चाय स्टॉल पर नौकरी मिल गई है। वह महीने में 800 रुपये कमाता था और भोजन भी प्राप्त करता था। लेखक ने उससे पूछा कि क्या वह नौकरी करता है, क्योंकि वो देख सकती है कि लापरवाह रूप से वो खो चुका है। साहिब कहता है किसी और काम के लिए अपने मालिक के कंटेनर को ले जा रहा हूँ, ये जिम्मेदारी से बोझिल है। उसने एक कचरा बीनने वाले के रूप में काम चालू किया था, वो खुद का बैग उठाता है और स्वयं का मालिक है। अब ये स्वामी नहीं था बल्कि किसी और का सेवक था। तो ये पूरी की पूरी कहानी है साहिब की। अगर हम बात करें दूसरी कहानी की तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो दूसरी कहानी को मैं पार्ट 2 में लेकर आऊंगा। आप पार्ट 2 जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।